तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, आप सबको मैंने नोट्स दे दिया था, आपने कॉपी कर लिया उसको? कॉपी कर लिया सबने? चलिए, तो मैं इसको डिस्कस करता जाऊंगा, जहां समझना है वहां समझाता जाऊंगा। फैक्ट्स है इसमें, बहुत सारे आपने देखा होगा इसमें एक्ट्स आते हैं, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 81। तो वो सारे जो एक्ट्स है ना, जो भी ईयर है, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये सारे जो है ना, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। ठीक है, जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो इन्वायरमेंटल इशू, तो सबसे पहले जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज पोल्यूशन। तो पोल्यूशन होता क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन पोल्यूशन? हम कहते हैं कि पोल्यूशन जो है, इट इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल नेचर ऑफ एयर, वाटर और सॉइल। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एयर, वाटर या सॉइल के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल नेचर में अगर कोई अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है, दैट इज रिफर्ड एज पोल्यूशन, एंड द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज रिफर्ड एज पोल्यूटेंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट। ठीक है, अब ये जो पोल्यूटेंट है, इसको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होता है जिसको माइक्रोब्स जो है वो डिग्रेड करते हैं। Those pollutants which can be degraded by microbe are referred as biodegradable pollutant। ठीक है, दूसरा होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो पॉल्यूटेंट होता है जिसको माइक्रोब्स जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि पोल्यूशन पोल्यूटेंट का और एक क्राइटेरिया है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है कि जो डायरेक्टली सोर्स से निकल रहा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, आर दोज पोल्यूटेंट विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट, जैसे स्मॉग हो गया, ठीक है, एसिड रेन हो गया। ठीक है, ये सारे जो पोल्यूटेंट है दे कम अंडर सेकेंडरी पोल्यूटेंट, मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्ट करके इसको बनाते हैं। ठीक है ना, अब अगर हम पोल्यूटेंट्स को देखें, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैन इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल वो जो केमिस्ट्री है उसमें परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। हाँ नितिन बताओ, क्या पूछ रहे हो? बताओ नितिन, क्या पूछना है? हाँ मोहित बताओ तो सही, हाथ खड़े करो, पूछो तो सही। कुछ नहीं पूछना। ओके ना, ओके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 किया, मतलब उसको लाया ताकि वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। तो पहला एक्ट आ गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप याद रखिएगा एक्ट और उसका ईयर, क्वेश्चन आता है, हर आता है, आपके टाइम पे भी आएगा, तो हर हाल में आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। ठीक है, तो एयर में पोल्यूशन का क्या कारण है, अगर हम देखें तो जो मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का, वो है हमारा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जो हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं वो हमारा है। उसके अलावा जो पावर प्लांट में, जैसे कोल फायर्ड पावर प्लांट है जहां बिजली पैदा करते हैं, वो है हमारा। ठीक है, तो ये सब जो है, या फिर फॉरेस्ट फायर हो गया, जो नेचुरली अगर देखें तो वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है सारे, ये सब हमारा एयर पोल्यूशन का कॉज है। ठीक है, अब एयर पोल्यूटेंट में भी प्राइमरी और सेकेंडरी है। ठीक है, अगर हम प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में देखें तो एक सल्फर डाइऑक्साइड एक मेजर एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से रिलीज होता है। इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसका इंपैक्ट जो है, ये ब्लीचिंग कॉज करता है लीफ में। ठीक है, ये क्लोरोफिल को फियोफाइटिन में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने लाइकेन में आपको बताया था। ठीक है, याद है कि लाइकेन जो है पोल्यूटेंट पोल्यूशन वाले एरिया से गायब हो जाता है,
क्योंकि वहां पे फियोफाइटाइजेशन हो जाता है। तो ये एक तो क्लोरोफिल का रिमूव करके ब्लीचिंग करता है। दूसरा, जो ताजमहल का येलोइंग हुआ है, इसको स्टोन कैंसर कहते हैं, दैट वाज बिकॉज ऑफ मथुरा रिफाइनरी। मथुरा रिफाइनरी से, अब तो बंद हो गया, मथुरा रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता था, और वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जाके उसका ताजमहल को व्हाइट से येलो में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब तो उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। उसके दूसरा आता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनकम्प्लीट बर्निंग से रिलीज होता है। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट हैज मोर एफिनिटी फॉर, और हीमोग्लोबिन हैव मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में, तो हीमोग्लोबिन प्रेफरेबली इससे बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पे पढ़ा कि जो सीओ है 400 टाइम्स मोर है, नॉट 200 टाइम्स उदय, इट इज 400 टाइम्स मोर एफिनिटी। ठीक है, नॉट 200 टाइम्स, 400 टाइम्स। ठीक है, इट हैज 400 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर सीओ विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ये मैंने रिसेंटली पता नहीं कहां पढ़ा था। जिसे आप सुनते होगे ना, गर्मी ठंड में लोग अंगीठी वगैरह जलाते हैं और रूम में रख लेते हैं और सोते हैं और सोए रह जाते हैं। तो कारण यही है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन एफिकेशन, और मतलब सांस लेने का खत्म हो जाता है पावर, और आदमी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता और काम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, उसके सॉरी एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? ठीक है, एसिड रेन जो है, मान लो कार्बन जैसे SO2 रिलीज हुआ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज हुए, वो एटमॉस्फेयर में गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाके वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना देगा? H2SO4 and HNO3, and then along with the precipitation it will fall on the surface of earth. ठीक है, H2SO4 बन गया और HNO3 बन गया फ्रॉम SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, और वो क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा वाटर वेपर के साथ, और H2SO4 और HNO3 बना के एसिड। एसिड के साथ थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसमें करता कोई और है, भरता कोई और है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल समझो, जर्मनी जो है इट इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। ठीक है, जर्मनी जो है इट इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। ठीक है, और वहां से पॉल्यूटेंट निकलता है SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और वो क्या करते हैं, वो जाके बगल में डेनमार्क और स्वीडन जो है, जो कि अपने इन्वायरमेंट को लेके हाईली कॉन्शियस है, वहां पे जाके वो एसिड रेन कॉज करता है। ठीक है, तो निकला था जर्मनी से, पॉल्यूशन क्या जर्मनी ने झेलना पड़ता स्वीडन और डेनमार्क को। ठीक है, तो ये एसिड रेन के साथ प्रॉब्लम है कि बाउंड्री नहीं है कि जिसके अंदर हुआ वहीं पे ये एसिड रेन कॉज करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। उसमें स्मॉग आता है। स्मोक और फॉग मिलके स्मॉग बनाता है। ठीक है, आप ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। दो तरह के स्मॉग होते हैं, एक होता है क्लासिकल स्मॉग जिसको लंदन स्मॉग भी कहते हैं, और दूसरा होता है लॉस एंजलिस स्मॉग जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं। ठीक है, जो क्लासिकल स्मॉग है उसमें क्या होता है कि लो टेम्परेचर के कारण पॉल्यूटेंट जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट बनाता है। तो धीरे क्या करेगा, एक ब्लैंकेट बना देगा वो, और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा। तो वहां पे जो भी लाइफ फॉर्म रहेगा वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। हुआ क्या था, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो लोगों को पता नहीं है कि पोल्यूशन से क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि उस समय उतना पोल्यूशन था नहीं। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ रिजल्टेंट, कि एक गांव का गांव पूरा साफ हो गया लंदन के पास। तो इस यही कारण है कि कभी भी आप देखना कि जो भी हिली एरिया होते हैं, इंडिया में हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां पे कभी भी पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री जो है नहीं लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो कभी भी आप देखना कि पहाड़ी एरिया में, ठीक है, पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री जो है वो नहीं लगाया जाता है। तो कारण यही है कि वहां पे फोटो केमिकल स्मॉग बनता है, दैट इज सुटेबल फॉर लाइफ फॉर्म्स, वो पूरे के पूरे लाइफ फॉर्म को खत्म करेगा। दूसरा था लॉस एंजलिस स्मॉग। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर में बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट यहाँ पे होता है। इसमें आपको पैन मिलेगा, ओजोन मिलेगा। ये हाइड्रोकार्बन के रिएक्ट करने से बनता है स्मॉग के साथ हाई टेम्परेचर पे, और ये ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट होता है, एंड दैट इज ऑल्सो कोरोजन कर देगा। कभी स्टील का फ्रेम स्ट्रक्चर है, लोहा वगैरह,
उसमें कोरोड कर देगा उसको, ह्यूमन को तो नुकसान करता ही है। जो भी एयर पोल्यूशन पॉल्यूटेंट है वो, ठीक है, किसी भी पॉल्यूटेंट का इफेक्ट जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, प्लस कितनी देर के लिए ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम, ठीक है, जो कोल फायर पावर प्लांट होता है, ठीक है, वहां से ये रिलीज होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकुलेट साइज ऑफ लेस देन 2.5 माइक्रोन और 2.5 पीएम भी कहते हैं, ठीक है, इज मोस्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। क्यों ये मोस्ट हार्मफुल है फॉर ह्यूमन बीइंग? इसलिए हार्मफुल है बिकॉज दे कैन नॉट बी रिमूव बाय एनी मेथड, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या होता है कि ये इनहेल हो जाता है डीप इनसाइड द लंग, ठीक है। अब डीप इनसाइड द लंग जाएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा कि लंग्स को और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। फाइब्रोसिस कॉज करता है लंग को डैमेज करता है, प्री मेच्योर डेथ, आपका टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज कर देगा, आपका प्री मेच्योर डेथ कॉज करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और आगे भी आएगा कि किस साइज के पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज्यादा हार्म करते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, पार्टिकुलेट मैटर द साइज ऑफ 2.5 पीएम or micron or less is most harmful because it cannot be removed by any other method, ठीक है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड है? एक हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए डायग्राम से। इसमें क्या होता है कि हम चार्ज इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज करके थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स पे रखते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोड्यूस करेगा। डायग्राम आपका बना हुआ होगा, मैं तो समझाने के लिए से बना रहा हूं। और यहाँ पे कलेक्टिंग प्लेट्स होता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। यहां से डर्टी एयर को इंटर कराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से पास करेंगे तो दे विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग प्लेट है, तो ये नेगेटिवली चार्ज जब यहाँ आएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज पे सेटल हो जाएंगे, ठीक है, और यहां से आपको क्लीन एयर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। 99% ये रिमूव कर देता है, बट 2.5 को रिमूव नहीं कर पाएगा। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एयर स्पीड है वो लो होना चाहिए, मस्ट बी लो। जो एयर जा रहा है उसका स्पीड तेज नहीं होना चाहिए, उसका स्पीड जो होता है वो कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट, ये अलग, ये समझ में आया, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है वो है हमारा स्क्रबर, ठीक है। दूसरा जो हमारा है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, दूसरा था हमारा, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्रबर, ठीक है। स्क्रबर में क्या होता है, ठीक है, कि एक इनलेट होता है, ठीक है, यहां से डर्टी एयर को एंटर कराया जाता है, यहां पे एक स्प्रे चल रहा होता है, इट इज स्प्रे ऑफ वाटर और लाइन, और यहां पे कलेक्शन होता है, ये ऐसे ऊपर जाएगा हवा, यहां पे स्प्रे से जब पास करेगा तो पार्टिकुलेट मैटर हेवी हो जाएगा, वो नीचे सेटल कर जाएगा और इधर से हमारा क्लीन एयर निकल जाएगा, ठीक है, यहां से क्लीन एयर निकल जाएगा। यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, दिस स्क्रबर हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने में ये हेल्प करता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया, आप देखना 3 पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये समझ में आया सबको? डिस्चार्ज कोरोना का मतलब होता है दीप कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं उससे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। समझ में आया दीप? डिस्चार्ज कोरोना का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वही डिस्चार्ज कोरोना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, इस कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या है? ये हम लोग ऑटोमोबाइल से जहां से धुआं निकलता है ना, एग्जॉस्ट, वहां पे इसको फिट करते हैं। ठीक है, इस कैटालिटिक कन्वर्टर में प्रीसियस एलिमेंट होता है, दैट इज प्लाटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। ठीक है, क्या क्या होता है? प्लाटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। ठीक है, कलेक्टिंग प्लेट जो होता है आदित्य, वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब 10 पार्टिकल यहां से पास करेगा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से, तो 10 पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस कलेक्टिंग प्लेट पे जब आएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस 10 पार्टिकल को वहां सेटल करा देगा। समझ में आया अदिति? ओके ना, तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है, इट इज फिटेड एट द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। जो गाड़ी वगैरह का जहां से धुआं निकलता है वहां पे इसको फिट करते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? इसमें प्रीसियस एलिमेंट होता है, दैट इज रोडियम, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। ठीक है, ये सारे प्रीसियस एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को CO2 और वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जिससे क्वेश्चन आया हुआ है और आपको पता भी होना चाहिए कि एक प्रिकॉशन लिया जाता है, जब भी अगर आप किसी गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करेंगे तो वहां पे आपको अनलीडेड पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। कैसा पेट्रोल? अनलीडेड पेट्रोल। व्हाई अनलीडेड पेट्रोल? इसलिए अनलीडेड पेट्रोल बिकॉज लेड प्रेजेंट इन पेट्रोल डीएक्टिवेट्स दीज कैटलिस्ट। तो ये जो कैटलिस्ट इसमें प्रेजेंट होता है उनको ये डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है केस स्टडी दिल्ली का। ठीक है, 1990s में दिल्ली जो है फोर्थ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी था वर्ल्ड का, आउट ऑफ 41 सिटीज। ठीक है, तो उस पर ध्यान रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने एक जजमेंट पास किया कि बाय द एंड ऑफ ईयर 2002 ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन दिल्ली मस्ट बी रन ऑन CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आया कि भाई जितने भी पब्लिक बसेस वगैरह चल रही हैं वो सारी की सारी किस पे चलेंगी? CNG पे चलेंगी। ठीक है, क्यों CNG को चूज किया गया? उसके पीछे कारण था। पहला कारण ये था कि CNG जो है इट बर्न्स एफिशिएंटली देन पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, तो लिटिल इज लेफ्ट अनबर्न्ड, अनबर्न्ड नहीं रहता। दूसरा, इट कैन नॉट बी एडल्टरेटेड, मतलब इसमें मिलावट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा, इट इज चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल। चौथा, इट कैन नॉट बी साइफंड ऑफ, इसको चोरी नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल का चोरी होता है ना, इसको चोरी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके साथ एक ड्रॉबैक ये है, अब तो कम हो गया लेकिन पहले ये बहुत मेजर ड्रॉबैक था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ले डाउन करना। ठीक है, इनिशियली जब दिल्ली में ये CNG का कंसेप्ट आया था तो ऑटो वाले जो थे ना वो रात को लगते थे लाइन में, सुबह उनको CNG मिलता था। ठीक है, इतना प्रॉब्लम था। अब तो नहीं है ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन उस समय था। ठीक है, चलिए उसके बाद नॉइस पोल्यूशन। तो इंडिया में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया। ठीक है, एयर, ये याद रखिए, दूसरा एक्ट आ गया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, इस एक्ट को 1987 में अमेंड किया गया। अमेंड किया गया मतलब चेंज किया गया टू इंक्लूड नॉइस एज ए एयर पॉल्यूटेंट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कब इसको अमेंड किया गया। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, यूरो, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये मिस हो गया। ठीक है,
ये एक मिस हो गया पॉइंट, मैं बता देता हूं। इंडिया में ऑटो फ्यूल पॉलिसी है। आप देखना गाड़ी के पीछे लिखा रहता होगा भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5, भारत स्टेज 6 भी अब आ गया मेट्रो सिटीज में। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है, इसका दो पर्पस है। ठीक है, एक तो इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ठीक है, जो फ्यूल बर्न होता है जहां पे। दूसरा, इसका एक पर्पस ये है कि ये चाहता है कि सॉरी, जो सल्फर कंटेंट है पेट्रोल और डीजल में, उसको कम करना। ठीक है, इनिशियली जो टारगेट इनिशियल जो था कि डीजल में सल्फर कंटेंट को 350 ppm करना, पार्ट्स पर मिलियन, और पेट्रोल में 150 ppm, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अमाउंट जो था 42% करना। और फाइनल एम ये था कि पेट्रोल और डीजल दोनों में सल्फर के कंटेंट को 50 ppm करना, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके कंटेंट को 35% करना। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में ये डाटा है तो आ सकता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज था कि इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना ऑटो फ्यूल पॉलिसी में, दूसरा सल्फर कंटेंट और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कंटेंट को कम करना। इनिशियल टारगेट था 350 डीजल में सल्फर करना ppm, 150 पेट्रोल में करना, ठीक है, और 42% एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अमाउंट करना। और फाइनल टारगेट है कि डीजल पेट्रोल दोनों में सल्फर कंटेंट 50 ppm हो, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अमाउंट हो 35% हो। ठीक है, लिख लिया ना। अब आते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन पे। ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या है? एनी मतलब जो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया। इसको 1987 में अमेंड किया गया टू इंक्लूड नॉइस एज एन पोल्यूटेंट। ठीक है, नॉइस को इंक्लूड किया गया एज ए पोल्यूटेंट। तो ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है। नॉइस है क्या? एनी अनडिजायरेबल लेवल ऑफ साउंड। ठीक है, जो आपको पसंद नहीं है, बहुत तेज डीजे बज रहा है या बहुत माइक लाए कोई गाना गा रहा है, जो भी है, दैट अनडिजायरेबल लेवल ऑफ साउंड इज रिफर्ड एज नॉइज। और इवन ब्रीफ एक्सपोजर, ठीक है, अगर बहुत कम समय के लिए अगर आपको हाई लेवल ऑफ साउंड में एक्सपोज कर दिया जाए, ठीक है, तो आपका हियरिंग एबिलिटी जो है परमानेंट लॉस हो सकता है। इवन क्रॉनिक एक्सपोजर का मतलब है, जैसे मैंने हेडफोन लगाया हुआ, अभी तो ये ऐसे ही लगाया हुआ है, इसमें कुछ सुन नहीं रहा, लेकिन हम लोग को आदत हो गई है आजकल गाना में हेडफोन लगा के गाना सुनने की। अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगा के बैठे हुए और गाना सुन रहे हैं, तो ये क्रॉनिक एक्सपोजर लंबे समय तक, दैट कैन ऑल्सो लीड टू परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग। ठीक है, समझ में आया ना? अब नॉइज पोल्यूशन से होता क्या है? नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू वेरियस साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जैसे क्या क्या हो सकता है? ठीक है, स्लीपलेसनेस हो सकता है, आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर। अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न हो सकता है, सांस आपका उल्टा सीधा चलेगा। इंक्रीज इन हार्ट पल्पिटेशन हो सकता है। एंड ह्यूमन गेट्स कंसिडरेबली स्ट्रेस्ड। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं चल रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको स्ट्रेस होगा। ठीक है ना? अब अब नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? जैसे कि नो हॉकिंग जोन, ऐसा जोन बनाना जहां पे हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल के आसपास, स्कूल के आसपास, ओल्ड एज होम के आसपास, यहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते। ऐसा रूल है, बट इंडिया में नहीं है। एक फिक्स ड्यूरेशन तक आप गाना बजा सकते हो। देन देयर इज कंसेप्ट ऑफ मफलिंग ऑफ साउंड। मफलिंग का मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करना जो कि साउंड को अंदर ना आने दे, साउंड प्रूफ मटेरियल का यूज करना कंस्ट्रक्शन। देन ग्रीन मफलर, जैसे कोई इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है, तो उसके चारों तरफ प्लांटेशन कर देना। चारों तरफ प्लांटेशन करने से क्या होगा कि वो जो प्लांटेशन है, वो प्लांटेशन क्या करेगा? एज अ बैरियर एक्ट करेगा और साउंड को बाहर नहीं जाने देगा। वी रिफर देम एज अ ग्रीन मफलर। ठीक है, समझ में आया यहां तक? एक बार ये पढ़ लो, आप नोट्स आपके पास है, यहां तक पढ़ो, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। यहां तक एक बार पढ़ो, आपके पास नोट्स है, फिर मैं वाटर पोल्यूशन कंट्रोल स्टार्ट करता हूँ। ना नेक्स्ट हमारा आता है वाटर पोल्यूशन इट्स कंट्रोल। ठीक है, तो अगर कोई भी वाटर, अगर उसमें इवन 0.1% ऑफ इम्प्योरिटी रहेगा,
दैट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट 1974 ये तीसरा एक्ट आ गया। मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार, एक क्वेश्चन हर साल आता है तो आप हर एक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 आया। तो वाटर पोल्यूशन का मेजर कॉज क्या है? ठीक है, वाटर पोल्यूशन का मेजर कॉज है हाउसहोल्ड डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है। ठीक है, देन डिस्चार्ज फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, वहां पे क्या होता है, कूलिंग करने के लिए बॉयलर को पानी यूज किया जाता है। ठीक है, वो पानी अगर आप किसी वाटर बॉडी में रिलीज करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, वो थर्मल पोल्यूशन कॉज करेगा, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। ठीक है, देन इंडस्ट्रीज सच एज मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल प्रोसेसिंग, पेपर इंडस्ट्री, ये सारे में ना हेवी मेटल्स होते हैं जिनका डेंसिटी 5 मिलीग्राम पर ये से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब भी कॉज करते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ये सारा आपके नोट्स में लिखा हुआ कौन कौन सी इंडस्ट्री है। ये कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, लेड हो गया, ये सब मेजर कॉज करते हैं वाटर पोल्यूशन का, ये सब इंडस्ट्री से निकलता है। ठीक है, अब इन वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर, वाटर पोल्यूशन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो दो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो कुछ दिक्कत ही नहीं। ठीक है, दो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है, एक है हमारा यूट्रॉफिकेशन और दूसरा है हमारा बायोमैग्निफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है? ठीक है, देखो इसको समझ लो, नोट्स आपके पास है लेकिन समझना तो जरूरी है। देखिए, कोई भी अगर पॉन्ड नया बना होता है, ठीक है, तो उसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट कम होता है, उसके वाटर का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, डीप होता है, लेस प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, न्यूली फॉर्म पॉन्ड जो होगा, कोई भी वाटर बॉडी होगा, उसमें न्यूट्रिएंट में पुअर होगा, वो वाटर का टेम्परेचर कम होगा, डीप होगा, लेस प्रोडक्टिव होगा। ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट बिल्ड होगा तो प्रोडक्टिव होगा। तो प्रोडक्टिव होगा तो उसका ऑर्गेनिक लोड बढ़ेगा, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर आएगा, वो सैलोअर होता जाएगा, उसका टेम्परेचर वाटर का बढ़ेगा और प्रोडक्टिव हो जाएगा। एंड फाइनली दैट लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू a land mass, that water body gets converted to land mass. ये नेचुरल प्रोसेस है। यूट्रॉफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ ए वाटर बॉडी और लेक। ये नेचर में होता है इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन if this process is accelerated due to human activity, then it is known as cultural eutrophication. We call it cultural eutrophication. अब ये cultural eutrophication है क्या? देखिए, आपका क्या है कि आपने एक तालाब बनाया और उसमें से घर से गंदा पानी नाले उसमें खोल दिए। धीरे धीरे बगल में खेत था, वहां पे आपने फर्टिलाइजर डाला, वहां पे भी पानी डाला, वो सारा पानी बह के उसमें गया, उसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ा। अब जब उसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, उस वाटर बॉडी में, तो रिजल्टेंट क्या होगा, वो एल्गल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, एल्गल ब्लूम जिसको कहते हैं, वाटर स्मेल करना है, और ग्रेजुअली क्या होगा, ऑर्गेनिक लोड उसका बहुत फास्ट बढ़ेगा। तो जो काम 1000 साल में होना था वो 100 साल में हो जाएगा, 50 साल में हो जाएगा। दिस इज नोन एज एक्सेलरेटेड और कल्चरल यूट्रॉफिकेशन। तो यूट्रॉफिकेशन जनरल एक प्रोसेस है, नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी। लेकिन अगर ये हमारे एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण एक्सेलरेट हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कल्चरल यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, समझ में आया ना? ओके, उसके बाद दूसरा है हमारा बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका कंसंट्रेशन जैसे आप लोअर से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे प्रोड्यूसर है उसमें सबसे कम, उससे ऊपर वाले में उससे ज्यादा, उससे ऊपर वाले में उससे ज्यादा, उससे ऊपर वाले में उससे ज्यादा, और सबसे ऊपर वाले में सबसे ज्यादा। तो this gradual increase in concentration of substance from one trophic level to another
इज रिफर्ड एज बायोमैग्निफिकेशन, जैसे कि डीडीटी का होता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, अब ये जो बायोमैग्निफिकेशन है, ठीक है, ये जो बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे दो रीजन है बायोमैग्निफिकेशन के पीछे। पहला, दीज सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड, ये सब्सटेंस मेटाबोलाइज नहीं हो सकते। ठीक है, सो इट इज स्टेबली पास ऑन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। मतलब समझ में आया इसका? इसका मतलब समझ में आया कि बॉडी इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता तो सीधा स्टेबली पास ऑन कर देता है, पहला। दूसरा, these substances are stored in adipose tissue, फैट टिश्यू में ये स्टोर होता है। तो जैसे आप लोअर से हाई ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? देयर इज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू। पता है ना एडिपोज टिश्यू का अमाउंट बढ़ता है ना? समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे नए वाले एनसीईआरटी में डाटा में चेंजेस है। डीडीटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा नए वाले एनसीईआरटी से कि वाटर में कितना है, फाइटोप्लैंक्टन में कितना है, जू प्लैंक्टन में कितना है, उसके ऊपर फिशेस, स्मॉल फिश, लार्ज फिश और फिश ईटिंग बर्ड्स में कितना है। एक देखना एनसीईआरटी में दिया हुआ बायोमैग्निफिकेशन का, है ना? आपके पास एनसीईआरटी नया वाला होगा तो उसमें दिया हुआ है, उसमें डाटा उन्होंने चेंज किया है कुछ, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स में से दूसरा है वो, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना? यहाँ पे एक और चीज है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आया हुआ, आई थिंक 2015 या 16 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था उस समय ये क्वेश्चन का आंसर, बाद में मुझे पता चला। ठीक है, ये जो डीडीटी है ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डीडीटी जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, क्यों पॉपुलेशन डिक्लाइन करता है बर्ड्स का? बिकॉज ये जो डीडीटी है इट इंटरफेयर्स विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड्स में या किसी भी हमारे में भी। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करने से क्या होता है कि जो एग का सेल होता है, एग का आउटर कवरिंग होता है, वो थिन हो जाता है। ठीक है, जब एग का आउटर कवरिंग थिन हो जाएगा तो प्री हैचिंग हो जाता है, एग पहले टूट जाता है। तो एग अगर पहले टूट गया तो रिजल्टेंट क्या होगा? बच्चा प्रीमेच्योर होगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बर्ड के पॉपुलेशन के डिक्लाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक महिला थी, ठीक है, उसका नाम था रचल कार्लसन। इसने एक बुक लिखा, साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, ये नोट्स में नहीं होगा शायद, होपफुली। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। रेचल कार्लसन ने क्या देखा? इन्होंने देखा कि अमेरिका में एक लेक है, ठीक है, लेक मिशिगन। उसके चारों तरफ एक बर्ड रहता था, पेलिकन, अभी भी है। उसने क्या देखा कि पेलिकन का जो है पॉपुलेशन जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है, नंबर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसने स्टडी किया कि क्या रीजन है कि पेलिकन का पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसके पीछे रीजन ये देखा गया कि डीडीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसने अपने बुक में लिखा कि डीडीटी के कारण ही कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है पेलिकन्स में अफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण उसके एग सेल्स का थिनिंग हो रहा है, जिसके कारण प्री हैचिंग ऑफ एग हो रहा है, अंडा पहले टूट जा रहा है, बच्चा प्री मेच्योर हो रहा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इसी के बाद पूरे अमेरिका में डीडीटी को ऐसे पॉल्यूटेंट बैन कर दिया गया। ठीक है, तो डन, ये लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, आपके नोट्स में नहीं होगा होपफुली। रेचल कार्लसन, Rachel Carlson in her book Silent Spring. Rachel Carlson in her book Silent Spring established DDT as a pollutant, established DDT as a pollutant, and after that
DDT was banned in USA. After that, DDT was banned as pollutant in USA. DDT was banned as pollutant in USA. Okay. Now, then, जो थर्मल वेस्ट वाटर होता है, थर्मल वेस्ट वाटर, मैंने आपको बताया था कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है, जो कोल्ड फायर थर्मल पावर प्लांट होता है, वहां पे हम लोग बॉयलर्स को कूल करने के लिए पानी यूज करते हैं और फिर उस पानी को हम नियरेस्ट वाटर बॉडी में, अब तो पॉन्ड बनाने लगे लोग, पहले इसको नियरेस्ट वाटर बॉडी में रिलीज कर जाता था। अब आपने इसको रिलीज किया वाटर को इन वाटर बॉडी, तो ये तो जो वेस्ट वाटर था, ये इसका तो टेम्परेचर हाई था, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर वाला वाटर आपने वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। तो मतलब वाटर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होकर थर्मल इन्वर्जन हो गया। अगर मान लीजिए ये कोल्डर क्लाइमेट में है, किसी कोल्डर एरिया में है, ठीक है, तो ये अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो इट विल प्रमोट ग्रोथ ऑफ algae एंड फिशेस। उस एरिया में algae और फिशेस की ग्रोथ को प्रमोट करेगा नहीं, लेकिन ये तो कर रहा है प्रमोट, बट नॉट विदाउट डैमेजिंग लोकल फ्लोरा एंड फाउना। समझ में आया इसका मतलब? इसका मतलब समझ में आया? मैंने क्या कहा कि अगर कोई, ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो, मैंने क्या कहा उदय सुनो। मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई थर्मल पावर प्लांट है, कोल्ड फायर, तो वहां पे हम लोग कूल करने के लिए वाटर यूज करते हैं। अब वाटर को जब किसी हॉट चीज पे वाटर डालोगे तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो ठंडा हो गया, उस पानी को फिर हम लोग नियरेस्ट वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं। तो उस वाटर बॉडी में तो गर्म पानी आपने छोड़ा, लिया आपने से नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, और आपने गर्म पानी छोड़ दिया। अब उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अगर ये कोल्डर एरिया में है तो मेल्टिंग ऑफ आइस होना शुरू हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस होगा तो वहां पे नए algae और फिशेस आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो वहां पे लोकल फ्लोरा और फाउना था, जो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा था, उनका तो डैमेज हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया पॉइंट? ओके ना। तो इसके बाद हमारा आता है केस स्टडी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है केस स्टडी। तो एक नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में एक छोटा टाउन है अरकाटा, तो वहां पे यूनिवर्सिटी भी है, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। तो वहां पे लोकल पॉपुलेशन ने, ठीक है, वहां के साइंटिस्ट लोग के साथ मिलके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक उपाय बनाया, ठीक है। उसमें 2 स्टेप में, चलो एक बार पढ़ लो, नोट से पढ़ लो, पढ़ लो, एक नोट से पढ़ लो, पढ़ लो दीदी। डिसॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और डी डिसॉल्व ऑक्सीजन। वो मैंने आपको माइक्रो से बताया, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बताया। वो हो गया सबका? चलिए केस स्टडी। इसमें केस स्टडी में क्या है, एक नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में एक छोटा सा टाउन है अरकाटा, ठीक है। अरकाटा में वहां पे एक स्टेट, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां के साइंटिस्ट के साथ मिलकर लोकल लोगों ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक स्कीम बनाया। उसमें क्या था, 2 स्टेज में ट्रीटमेंट किया गया, पहला फिजिकल ट्रीटमेंट था, दूसरा मार्सी एरिया में केमिकल ट्रीटमेंट। उसमें क्या क्या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट था। पहले में क्या किया गया कि 60 हेक्टेयर ऑफ मार्सी एरिया को लिया गया, ठीक है, उसको 6 इंटरकनेक्टेड स्पेस में बांट दिया गया, उसमें प्रॉपर एल्गी, फंजाई और प्लांट्स, बैक्टीरिया वगैरह को डाल दिया गया। फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन करने के बाद पानी को उसमें छोड़ दिया गया, ठीक है।
पानी उससे धीरे-धीरे पास हुआ, वहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई वगैरह जो भी थे, उन वाट में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस था उसको रिमूव किया। जब वाटर उस मार्सी एरिया को क्रॉस किया, तो एकदम क्लीन हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? एक तो वाटर क्लीन हो गया, प्लस वहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ गया, प्लस वहाँ पे बायोडायवर्सिटी इंक्रीज़ कर गया क्योंकि मार्सी हैबिटेट बन गया, वहाँ पे तरह-तरह के फ्लोरा और फाउना आने लगे, ठीक है? तो बहुत सारे फ़ायदा हो गया। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया फोम, फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स, ठीक है? ये एक स्टडी। दूसरा एक है इकोसैन टॉयलेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इकोसैन टॉयलेट्स और इकोलॉजिकल सैनिटेशन। इसमें क्या होता है कि ये श्रीलंका और केरल वगैरह में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। हियर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा टेक्स प्लेस विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। मतलब पानी यूज़ नहीं करते और मतलब पानी की कंजम्पशन को कम करना है और ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है? इसमें जो वेस्ट है, ठीक है? ठीक है, ये जो वेस्ट है इस प्रोसेस में, उस वेस्ट जो ह्यूमन एक्सक्रीटा निकला उसको कंपोस्टिंग करके देख रहे हो मिल रहा है मार्केट में, फूलगोभी देख रहे हो? बड़े वाले, खाते हो फूलगोभी? कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर खाते हो बड़े वाले? हैं? नहीं? आज के बाद नहीं खाओगे। आज के बाद गोभी के पराठे नहीं खाना। उसमें यूज़ होता है वो, नॉर्मल साइज़ नहीं, नहीं खाना ऐसे मज़ाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो आपको पता भी नहीं कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, तो कंपोस्टिंग करके उसको फिर खाद बना के यूज़ किया जाता है, ठीक है? आलू गोभी, गोभी पनीर, ओके? तो आज के लिए इतना ही, पढ़ लो नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे।